2 अगस्त 1997, कोलंबो का मैदान, श्रीलंका और भारत आमने सामने। टेस्ट मैच चल रहा था। भारत ने पहली पारी में 537 रन ठोक दिए थे। ऐसा लग रहा था कि श्रीलंकाई टीम बैकफुट पर आ जाएगी, क्योंकि क्रिकेट में 500 रनों का पहाड़ किसी भी टीम का मनोबल गिरा सकता था। लेकिन इसके बाद हुआ कुछ ऐसा जिसने पूरी क्रिकेट दुनिया को हिला कर रख दिया। श्रीलंका की टीम ने 537 रन के जवाब में अपनी पहली पारी में 952 रन बना डाले। जी हाँ, 952 रन, वो भी सिर्फ 6 विकेट खोकर। सनत जयसूर्या ने ठोक दिए थे 340 और अरविंदा डिसिल्वा ने मारे थे 152 रन। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों को नाको चने चबवा दिए। ये टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर था और आज भी कोई भी टीम इस रिकॉर्ड के आसपास तक नहीं पहुंच पाई है। अब आप कल्पना कीजिए कि जिस टीम के खिलाड़ियों में इतना पोटेंशियल हो कि वो 952 रनों का पहाड़ खड़ा कर दे, उसकी हालत ऐसी कैसे हो सकती है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में वो क्वालिफाई भी ना कर पाए। सिर्फ इतना ही नहीं, 1998 में चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने के बाद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब चैंपियंस ट्रॉफी बगैर श्रीलंका के खेला गया। इससे पहले श्रीलंका ने हर बार उसमें क्वालिफाई किया था। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई करने के लिए भारत में खेले गए 2023 वनडे वर्ल्ड कप एक जरिया था, जिसकी पॉइंट टेबल में टॉप 8 में फिनिश करना था। मगर श्रीलंका की टीम रही थी 9वें नंबर पर। इस लिहाज से श्रीलंका चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। अब सवाल ये है कि एक वक्त सितारों से सजी इस टीम का ऐसा हाल क्यों हो गया? क्यों आज श्रीलंका किसी बड़े आईसीसी टूर्नामेंट में नॉकआउट राउंड तक भी नहीं पहुंच पा रहा? कभी अपने पीक पर चल रही ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराकर वर्ल्ड कप का फाइनल कप उठाने वाली श्रीलंका आज इतनी बेबस क्यों है? यानी इस वीडियो में श्रीलंका क्रिकेट की शुरुआत से उसके सबसे बढ़िया वक्त तक और सबसे बढ़िया वक्त से बर्बादी तक की सारी कहानी हम विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबरगांव। 21 जुलाई 1981 ये वो दिन था जब श्रीलंका को टेस्ट टीम का स्टेटस मिला था। यानी ये वक्त था पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जैसी टीम जो 80 की शुरुआत के दौर में अपना कहर बरसा रही थी, जबकि श्रीलंका अपना पैर रखने की जगह ढूंढ रही थी। यही वजह है कि हमें श्रीलंका के बहुत से ओल्ड लेजेंड्स देखने को नहीं मिलते। टेस्ट क्रिकेट का दर्जा मिलने के बाद श्रीलंका ने 7 सीरीज खेली, मगर उसे एक भी जीत नहीं मिली। साल 1985 में श्रीलंका ने अपना पहला टेस्ट मैच और सीरीज जीती, वो भी भारत के खिलाफ। 3 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने भारत श्रीलंका गया था, जिसमें 30 अगस्त से 4 सितंबर तक खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। 6 सितंबर से 11 सितंबर तक खेला गया दूसरा टेस्ट मैच श्रीलंका ने 149 रन से जीत लिया था। तब श्रीलंका के कप्तान दुलीप मेडिस थे। इसके बाद तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। कुल मिलाकर ये टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में श्रीलंका की पहली जीत थी। हालांकि पूरी श्रीलंकन क्रिकेट की एक नई शुरुआत विश्व कप 1996 से हुई थी। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले तो श्रीलंका को दूर दूर तक ना तो जीत का हकदार माना जाता था और ना ही ये टीम किसी की फेवरेट टीम थी। इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज जैसी टीमों के होने की वजह से श्रीलंका का कोई भी ऐसा माहौल नहीं बन रहा था कि उसे कभी कंसीडर भी किया जा सके। लेकिन श्रीलंका के कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने पूरे टूर्नामेंट में कमाल की कप्तानी की थी। चाहे जयसूर्या या कालू विथराना से ओपनिंग करवाना हो या फिर स्पिन गेंदबाज मुरलीधरन से बॉलिंग करवाना, ये सब डिसीजन लेकर श्रीलंका ने एक जबरदस्त खेल दिखाया और सेमीफाइनल में इंडिया को और फाइनल में सबकी फेवरेट ऑस्ट्रेलिया को हराकर सबको चौंका दिया। चलिए पूरी डिटेल जानते हैं कि वर्ल्ड कप 1996 में आखिर हुआ क्या था। डेव वॉटमोर श्रीलंका क्रिकेट के कोच थे, अर्जुन रणतुंगा कप्तान। इन दोनों ने मिलकर तेज तर्रार सनत जयसूर्या और कालू विथराना को ओपनिंग करवाने का प्लान बनाया। ऐसे समय में जब पहले 15 ओवर में 50 या 60 रन पर्याप्त माने जाते थे, श्रीलंका ने भारत के खिलाफ उन ओवर्स में 117 रन, केन्या के खिलाफ 123 रन, क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 121 रन और सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ 86 रन बनाए। केन्या के खिलाफ श्रीलंका ने 5 विकेट पर 398 रन बनाए, जो एक वनडे मैच में हाईएस्ट टीम का स्कोर माना गया है, जो अप्रैल 2006 तक कायम भी रहा। 19 मार्च 1996 को श्रीलंका ने कलकत्ता के ईडन गार्डन्स में भारत के खिलाफ पहला सेमीफाइनल्स जीता।
इस मैच में दोनों सलामी बल्लेबाजों को सस्ते में खोने के बाद श्रीलंका ने अरविंदा डी सिल्वा के नेतृत्व में जवाबी हमला किया और 8 विकेट के नुकसान पर 251 रनों का मजबूत स्कोर बनाया। भारत ने भी ठीक ठाक शुरुआत की, लेकिन सचिन तेंदुलकर के आउट होने के बाद भारतीय बल्लेबाजी ढह गई। 35वें ओवर में जब भारत का स्कोर 8 विकेट पर 120 रन हो गया तो कुछ फैंस ने मैदान पर फ्रूट्स और प्लास्टिक की बोतलें फेंकनी शुरू कर दी थी। भीड़ को शांत करने की कोशिश में खिलाड़ी 20 मिनट के लिए मैदान से बाहर चले गए। जब खिलाड़ी खेलने के लिए वापस लौटे तो मैदान में और भी बोतलें फेंकी गई और स्टैंड में आग भी लगा दी गई, जिसे देखते हुए मैच रेफरी ने श्रीलंका को मैच जिता दिया। यानी कि अब श्रीलंका फाइनल्स में पहुंच चुकी थी, जहां उसका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होना था। श्रीलंका ने फाइनल में टॉस जीता और ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी के लिए भेजा। ये फैसला इसलिए चौंकाने वाला था क्योंकि पिछले सभी विश्व कप में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने ही मैच को जीता था। खैर, ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट खोकर 241 रन बनाए। इस मैच में श्रीलंका ने 47वें ओवर में मैच को जीत लिया, जिसमें अरविंद डी सिल्वा ने 42 रन देकर 3 विकेट तो चटकाए ही थे, साथ में नाबाद 107 रन भी बनाए। उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया था। 1996 विश्व कप में श्रीलंका के जो खिलाड़ी थे आगे चलकर लेजेंड में कन्वर्ट हो गए। एक तरफ टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और बाकी टीमें एक से एक बढ़कर टैलेंट निकाल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका ने भी युवा टैलेंट निकालने शुरू कर दिए थे। टेस्ट क्रिकेट में भी श्रीलंका की जीत जारी थी। वैसे तो श्रीलंका की पहली ओवरसीज जीत 1995 में न्यूजीलैंड के खिलाफ आई थी, जब नेपियर के ग्राउंड में अर्जुन रणतुंगा की टीम ने न्यूजीलैंड को 241 रन से मात दी थी। सीरीज भी उन्होंने 1-0 से अपने नाम कर ली थी। इस जीत को फॉलो करते हुए श्रीलंका ने पाकिस्तान को भी हराया, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। आप इसे ऐसा समझिए कि 90 के दशक में पाकिस्तान को उसके घर में हराना कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने और इंग्लैंड को इंग्लैंड की सरजमी पर हराने से भी ज़्यादा मुश्किल था। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस पर हम लोगों ने एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। इस वीडियो में आप पाकिस्तान के शुरुआती क्रिकेट से 90 का गोल्डन पीरियड और फिर बर्बादी की पूरी कहानी देख पाएंगे। खैर, लौटते हैं श्रीलंका पर। श्रीलंका ने पाकिस्तान को आसानी से हरा दिया था। सनत जयसूर्या, रणतुंगा, मुरलीधरन और अरविंद डी सिल्वा अब एक ब्रांड बन चुके थे। साल 1997 श्रीलंका के लिए माइलस्टोन से भरा हुआ था, जिसकी शुरुआत इंडिया बनाम श्रीलंका के उस ऐतिहासिक कोलंबो मैच से हो गई थी, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था कि कैसे श्रीलंका ने भारत के 537 रन के जवाब में 952 रन बनाकर महा रिकॉर्ड कायम किया था। श्रीलंका की टीम के लिए जहां पर एक तरफ जयसूर्या बैटिंग में कमाल दिखा रहे थे, दूसरी तरफ मुरलीधरन दुनिया के बेस्ट बॉलर बनते जा रहे थे। 1997 में ही श्रीलंका ने इंडिया को फाइनल्स में हराकर एशिया कप भी जीता था। बाइलेटरल सीरीज में तो वो लगातार जीत ही रहे थे। साल 1998 आते आते श्रीलंका का राइज शुरू हो गया था। अगले 3 से 4 साल श्रीलंका के लिए लेजेंडरी साबित हुए। अर्जुन रणतुंगा रिटायरमेंट की तरफ जा रहे थे, मगर टीम में कई अनुभवी खिलाड़ी भी थे। इसी टाइम पर यंग प्लेयर जैसे कि महिला जयवर्धने और कुमार संगकारा धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे थे। 1999 में टीम की कप्तानी सनत जयसूर्या ने संभाल ली थी, मगर सबसे बड़ा शॉकिंग मोमेंट तब आया जब 1999 वर्ल्ड कप में श्रीलंका ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाती है। जहां एक और श्रीलंका में इतने टैलेंटेड खिलाड़ी आ रहे थे, वहीं पर इस वर्ल्ड कप में भी श्रीलंका डिफेंडिंग चैंपियंस होते हुए भी वो कमाल नहीं दिखा पाए जो उससे उम्मीद की जा रही थी। भले ही श्रीलंका कप से बाहर हो गई हो, लेकिन टीम के लिए अच्छी बात ये थी कि जितने भी खिलाड़ी टीम में आ रहे थे वे सभी टैलेंटेड थे। श्रीलंका को उसके नतीजे भी दिखने शुरू हो गए थे। साल 2000 में श्रीलंका चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल तक पहुंची और फिर 2002 में टीम इंडिया के साथ जॉइंट विनर हो गई थी। यानी कि अब इस टीम को रोकना नामुमकिन साबित हो रहा था। साल 2003 के विश्व कप में भी श्रीलंका सेमीफाइनल में पहुंची थी, मगर वहां उसे ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था, जिसके बाद ही सनत जयसूर्या ने कप्तानी को छोड़ दिया। यानी कि अब कप्तानी का दारोमदार मारवन अट्टापट्टू पर था। अट्टापट्टू की कप्तानी में श्रीलंका ने 2004 में भारत को हराकर एशिया कप जीता। 2004 वाला फेज ही था जहां श्रीलंका ने यंग जनरेशन को ध्यान में रखते हुए क्रिकेट खेलना डिसाइड किया। 2004 में एशिया कप जीतने के बाद श्रीलंका ने फिर से अच्छा प्रदर्शन शुरू किया और इसके बाद श्रीलंका लगातार बाइलेटरल सीरीज जीतती रही, टेस्ट और वनडे भी। टेस्ट में श्रीलंका को उसके घर में हराना मुश्किल हो गया था।
और इस पीरियड में महिला जयवर्धने और कुमार संगकारा टीम के फ्रंट रनर्स भी बन चुके थे, जहां एक तरफ मुरलीधरन और चमिंडा वास बॉलिंग में डोमिनेट कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ जयवर्धने और संगकारा बैटिंग में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे थे। फिर साल 2006 में महिला जयवर्धने को कप्तानी दी जाती है, जिसके बाद महिला जयवर्धने और कुमार संगकारा की जोड़ी पूरी दुनिया में मशहूर हो गई, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें 2006 में देखने को मिला, जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में महिला और संगकारा ने 624 रन की ऐतिहासिक साझेदारी की थी। कप्तान के तौर पर ये जयवर्धने की सबसे बड़ी उपलब्धि तो थी ही, बाकी देश को भी समझ आ गया था कि ये दोनों खिलाड़ी श्रीलंका के सबसे बड़े खिलाड़ी बनने वाले हैं। इसके साथ ही श्रीलंका की फील्डिंग भी काफी बढ़िया होती जा रही थी, और जिसका सबसे बड़ा कारण ये था कि श्रीलंका की टीम के सभी खिलाड़ी 25 से 35 की उम्र के बीच में थे। फिर आता है साल 2007 का वर्ल्ड कप, जहां श्रीलंका टीम फिर अपना कमाल दिखाती है, जहां चमिंडा वास और मुरलीधरन की गेंदबाजी के कारण टीम वर्ल्ड कप फाइनल में तो पहुंच जाती है, मगर उसके लिए यहाँ पर कुछ ठीक नहीं होता, क्योंकि उनके सामने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम होती है। वो ऑस्ट्रेलिया जो अपने पीक पर थी। रिकी पॉन्टिंग की उस टीम को किसी के लिए भी रोक पाना मुश्किल था। नतीजा ये रहा कि श्रीलंका फाइनल्स में पहुंचने के बावजूद और स्टार प्लेयर्स होने के बावजूद फाइनल्स में हार गई। वो पल श्रीलंकन फैंस के लिए इमोशनल था। इसी के साथ श्रीलंका का गोल्डन एरा धीरे धीरे एंड पर आने लगा। 2011 आते आते सारी इमेज हम सबके सामने क्लियर हो चुकी थी। हालांकि श्रीलंकन टीम अपना सारा बायलैटरल सीरीज और आईसीसी टूर्नामेंट में अच्छा काम कर रही थी, मगर जहां वर्ल्ड कप की बात आती वहां पता नहीं कैसे वो लड़खड़ा जाते थे। 2008 के बाद से श्रीलंका का पहले जैसा वर्चस्व नहीं रहा था। हालांकि अब श्रीलंकन टीम मैच जीत रही थी, मगर बाकी टीमें वो राइस पा चुकी थी जिसकी तलाश श्रीलंकन टीम अब भी कर रही थी। जैसे 2008 में श्रीलंकन टीम ने टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश को हरा दिया, मगर वनडे सीरीज में एक क्लोज एनकाउंटर में 3-2 से हार गए। लेकिन श्रीलंकन टीम ने 2008 का एशिया कप अपने नाम किया था। 2009 और 10 में यही कहानी भी रिपीट हुई थी। साल 2010 का एशिया कप का फाइनल्स भी श्रीलंकन टीम हार गई थी, वो भी इंडिया से। जो एकमात्र एक ट्रॉफी श्रीलंका जीत रही थी, वो भी उसके हाथ से निकल गई थी। इसी बीच मुरलीधरन टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए और अब वो नंबर 1 पर थे। देखते ही देखते साल 2011 आ जाता है। फिर से वही कहानी रिपीट होती है, जो कि श्रीलंका के लिए पिछले कई सालों से रिपीट होती आई है। कुमार संगकारा टीम की कैप्टनसी करते आए। श्रीलंकन टीम वर्ल्ड टूर्नामेंट में ग्रुप स्टेज मैचेस में काफी अच्छा कर रही थी। इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस कि उन्हें फाइनल्स में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मगर फाइनल्स में क्या होता है ये हम सबको पता है कि कैसे वो फाइनल श्रीलंका इंडिया से हार जाती है। और फिर संगकारा का मुस्कुराता हुआ चेहरा भला कौन भूल सकता है। इसके बाद मुरलीधरन रिटायरमेंट ले लेते हैं और इसके बाद बस 1-2 ही लेजेंड्स टीम में बचे होते हैं। हालांकि टीम में यंग टैलेंट्स आ रहे थे, मगर अब वो बात नहीं रही थी। 2012 के वनडे और टेस्ट सीरीज में भी श्रीलंका की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं बची थी, लेकिन कुमार संगकारा और जयवर्धने टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करते जा रहे थे। फिर भी टीम लगातार हार रही थी, क्योंकि बाकी की टीम संगकारा और जयवर्धने का साथ नहीं दे पा रही थी। मगर किसी भी मैच में अगर संगकारा और जयवर्धने चल गए तो ठीक है, वरना पूरी की पूरी टीम पवेलियन लौट जाती थी। कुछ स्टार खिलाड़ी अब भी टीम में मौजूद थे, जैसे कि मलिंगा या अजंता। इन्हीं खिलाड़ियों के कारण श्रीलंकन टीम 2012 में T20 वर्ल्ड कप में अपनी जगह बना पाई थी। लेकिन इस वर्ल्ड कप में भी वही होता है जो पिछले कई विश्व कप से हो रहा था। एक बार टूर्नामेंट अलग था, फॉर्मेट भी अलग था, मगर कहानी वही रिपीट हुई। टीम इस विश्व कप में भी फाइनल्स में आकर हार जाती है। लग रहा था कि अब साउथ अफ्रीका के बाद सबसे बड़ी चौकर्स तो श्रीलंका ही है, लेकिन श्रीलंका टीम ने हार नहीं मानी। अगले साल यानी 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतरीन खेल दिखाया, मगर सेमीफाइनल्स में टीम इंडिया से ये टीम हार गई। अब ऐसा लग रहा था कि क्रिकेट मानो श्रीलंका से धीरे धीरे दूर जा रहा हो। जैसे पहले श्रीलंका की टीम खेला करती थी, अब बिल्कुल वैसा नहीं था। मगर किसी को भी अंदाजा नहीं था कि साल 2014 में श्रीलंका कैसे सबको गलत साबित करने वाली है, साथ में अपने सबसे बुरे डाउनफॉल की शुरुआत भी करने वाली है। श्रीलंका ने 2014 में इंडिया को हराकर विश्व कप फाइनल्स और कई सालों बाद अपनी पहली आईसीसी ट्रॉफी जीत ली थी, लेकिन इस मैच की
फाइनल कहानी पर जाते हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 130 रन बनाए, जिसमें विराट कोहली ने 58 गेंदों पर 77 रन की शानदार पारी खेली। हालांकि बाकी भारतीय बल्लेबाज अपनी लय हासिल करने में संघर्ष करते रहे, जिसमें रोहित शर्मा ने 26 गेंदों पर 29 रन बनाए। पारी का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कोहली का रहा, जिन्होंने अकेले अपने दम पर भारत को खेल में बनाए रखा। हालांकि भारतीय पारी का असली आकर्षण युवराज सिंह का प्रदर्शन रहा। 2011 में भारत को वनडे विश्व कप खिताब दिलाने वाले इस अनुभवी ऑलराउंडर को अपनी लय हासिल करने में संघर्ष करना पड़ा और उन्होंने 52.38 की स्ट्राइक रेट पर 21 गेंदों पर सिर्फ 11 रन बनाए। इस धीमी पारी की कई पूर्व खिलाड़ियों ने कड़ी आलोचना भी की थी, जिनका मानना था कि युवराज के बैटिंग परफॉर्मेंस के कारण भारत फाइनल्स में हार गया। जवाब में श्रीलंका ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 13 गेंदों में पहले ही मैच जीत लिया था। श्रीलंका के लिए कुमार संगकारा ने बेहतरीन 52 रन बनाए, जबकि अन्य बल्लेबाजों ने भी टीम की जीत में योगदान दिया। यह श्रीलंका का एकमात्र T20 विश्व कप खिताब था और इससे 1996 के वनडे विश्व कप जीतने के बाद अपनी दूसरी वैश्विक ट्रॉफी भी उसने हासिल कर ली थी। इस जीत से सभी श्रीलंकन फैंस काफी खुश थे, क्योंकि उन्होंने ये T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। इसके बाद श्रीलंका के साथ जो हुआ, हर कोई उसे भूलना ही चाहेगा। उसी साल पहले पाकिस्तान से टेस्ट सीरीज में अपने घर पर हार जाना, फिर 2015 के वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल से बाहर होना, यानी इस टीम का डाउनफॉल अब शुरू हो चुका था, जो सबने एक्सपेक्ट भी कर लिया था। 2015 में ही टेस्ट सीरीज से बाहर हो जाना, वो भी अपने ही घर पर। इसी दौरान श्रीलंका के इकलौते पालनहार संगकारा और जयवर्धने श्रीलंका क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके थे। अब कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं बचा था जो इस टीम की नैया को पार लगा सके। जरूरत थी यंग टैलेंट और बेहतरीन मैनेजमेंट की, मगर पॉलिटिक्स से लेकर करप्शन तक किसी भी चीज ने श्रीलंका को आगे बढ़ने नहीं दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट में श्रीलंका का खेल बेकार होता जा रहा था, लेकिन उसी के साथ कोई बड़ा प्लेयर भी टीम में नहीं बचा था। एक नाम था जो इस डाउनफॉल में निकल कर आया था, वो था तिलक रत्ने दिलशान का, जिन्होंने टीम को संभाला था। पर फिर 2016 में 3-0 से टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद उन्होंने भी रिटायरमेंट ले ली थी। उसके बाद से अभी तक, यानी कि 2025 तक, कोई बड़ा खिलाड़ी श्रीलंकन टीम में नहीं आया। तब से ज्यादातर बार टीम ने हार ही देखी है। फिर चाहे 2017 में इंडिया के खिलाफ कंप्लीट व्हाइट वॉश हो या फिर इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और टेस्ट, दोनों ही सीरीज में हार जाना श्रीलंका की रैंकिंग को हर फॉर्मेट में गिरा चुका था। हद तो तब हो गई जब वर्ल्ड कप 2023 के बीच आईसीसी नियमों का उल्लंघन करने के लिए श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि श्रीलंका को द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज और आईसीसी टूर्नामेंट खेलने की छूट थी, लेकिन आईसीसी ने श्रीलंका के अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी छीनकर साउथ अफ्रीका को दे दी थी। बाद में 28 जनवरी 2024 को आईसीसी ने श्रीलंका पर लगाया हुआ प्रतिबंध हटा लिया था। सही मायने में इससे बुरा क्या ही हो सकता है कि एक और आपकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हो, दूसरी ओर आपकी टीम को बीच वर्ल्ड कप में ही सस्पेंड कर दिया जाए। आईसीसी टूर्नामेंट तो छोड़ो, मगर 2016 से टीम किसी भी टूर्नामेंट में नॉकआउट स्टेज तक नहीं पहुंच पाई। इसी बीच श्रीलंका ने 2022 का एशिया कप भी जीता, मगर कौन मानेगा कि यही टीम 2023 में इंडिया के खिलाफ 2 बार 50 के स्कोर पर आउट हो गई थी। एक बार एशिया कप में जो उनके देश में था और एक बार वनडे वर्ल्ड कप में। ये सब सुनने में बहुत अजीब लगता है। अब प्रॉब्लम सिर्फ श्रीलंका के कोच, खिलाड़ी या मैनेजमेंट तक होती तो कुछ उपाय हो सकता था, मगर जिस तरह से हालात श्रीलंका देश में चल रहे हैं, टीम का कमबैक कर पाना मुश्किल लग रहा है। शायद यही वजह है कि श्रीलंका की टीम कभी कमबैक करेगी या नहीं, इस पर कहना मुश्किल है। आखिर में सवाल यही है कि क्या श्रीलंका फिर से ट्रैक पर आ पाएगा? अगर हाँ तो कैसे? अगर आपके मन में कोई सुझाव है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ा हुआ कौन सा किस्सा आप देखना चाहते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबर गांव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।